AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साक्षी अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में यूनिट 1। और यूनिट 1 में ये आप सभी का थर्ड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में। तो अभी तक इस यूनिट में हमने ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील देख लिया। एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए हम कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। कौन कौन सी हमारी डिजाइन फिलोसफीज एंड डिजाइन मेथड्स हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लोड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चरल स्टील देख लिया। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कनेक्शंस के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कनेक्शंस। तो हमें एक स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कनेक्ट करना होता है। तो इन मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मोस्टली 3 टाइप के कॉमनली कनेक्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं वो कनेक्शंस? रिवेटेड कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शंस एंड वेल्डेड कनेक्शन। तो जैसे कि हमारे पास अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे कि ये एक हमारा बीम का मेंबर हो गया, ये कॉलम का मेंबर हो गया। अब हमें इसे आपस में कनेक्ट करना है। तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम ये कनेक्शंस यूज करेंगे, आइदर रिवेटेड कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शंस या वेल्डेड कनेक्शन। अब एक कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है कि एक कनेक्शन में हमें क्या क्या चीजें जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जो हमारा कनेक्शन है ये रिजिड होना चाहिए और ये फेल नहीं करना चाहिए। हमारे जॉइंट हमारे स्ट्रक्चर में होता क्या है कि सबसे जो वीक पॉइंट होता है वो कनेक्शन हो सकता है। तो अगर हमारा कनेक्शन सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं हुआ तो हमारे स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा कनेक्शंस में फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम जो भी कनेक्शन यूज करें वो फेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सारे कनेक्शंस के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रिवेटेड कनेक्शन। तो हमारे पास इस तरीके का एक रिवेट कनेक्शन प्रेजेंट होता है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसमें एक रिवेट हेड होता है और उसमें एक पिन होता है जिसे हम रिवेट पिन कहते हैं और ये इस रिवेट का एंड है, ठीक है। अगर हम इसका प्लान देखें, अगर हम इस रिवेट को इसका अगर सामने से बनाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका हो जाएगा रिवेट का हेड और इसकी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रिवेट हेड हाइट। ये हमारा हो जाएगा रिवेट हेड डायामीटर। रिवेट हेड डाया, ये आपकी हो जाएगी रिवेट पिन। और ये वाला जो डायामीटर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डाया। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये रिवेटेड जॉइंट वर्क करता है। सो रिवेटेड कनेक्शंस आर परमानेंट मैकेनिकल जॉइंट्स यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर्स इन विच 2 और मोर स्टील मेंबर्स आर कनेक्टेड यूजिंग रिवेट्स। तो हम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए रिवेट का यूज करते हैं और ये जो होता है परमानेंट टाइप का हमें जॉइंट प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है मैं बताती हूँ आगे आपको। सो रिवेट्स आर शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्टील पिंस विथ अ हेड एट वन एंड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो रिवेट है ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्टील पिन होता है जिसके एक एंड पे हेड होता है। सो रिवेट इज इंसर्टेड हॉट इनटू अ प्री ड्रिल्ड होल्स when the plain end is hammered it cools and contrasts producing a tight clamping force between the connected plates। तो रिवेट कनेक्शन का यूज करके हम किस तरीके से 2 मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं। तो हम 2 मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए उसमें होल्स
ड्रिल करते हैं जहां पे ये रिवेट्स जाएंगी। तो रिवेट्स को इंसर्ट करने से पहले इसे गर्म किया जाता है और फिर उसे उस होल में इंसर्ट करते हैं, और इसका ये जो प्लेन एंड है इसे हम हैमर करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे ये फिक्स हो जाता है। अब क्योंकि ये बैक एंड से हमने इसे हैमर किया है तो ये वहां पे फिक्स हो गया, तो ये किस तरीके का जॉइंट हमें प्रोवाइड कर रहा है वहां पे, परमानेंट मैकेनिकल जॉइंट, यानी कि एक बार ये जॉइंट करने के बाद हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। ओके, सो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे रिवेटेड जॉइंट्स के, कि जो हमारा रिवेटिंग का प्रोसेस है ये इजी है, कनेक्शंस आर परमानेंट एंड पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो हमें कनेक्शंस मिलते हैं वो परमानेंट होते हैं और ये पॉसिबल है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैसे कि आपको अगर वेल्डिंग के थ्रू कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम रिवेट कनेक्शन यूज करते हैं कनेक्शन के लिए तो हमें हीट की जरूरत नहीं होती। इसका फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कम है, क्योंकि इसमें हमें स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये जो हमारा जो रिवेट्स होता है इसका भी कॉस्ट कम होता है, इसलिए इसका फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कम है। डिसिमिलर मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक जॉइंट्स आर आल्सो पॉसिबल, यानी कि हम दो डिफरेंट मेटल्स को भी रिवेट्स की हेल्प से जॉइंट कर सकते हैं, और नॉन मेटालिक जॉइंट्स भी रिवेट के कनेक्शंस के थ्रू पॉसिबल होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, सो इसके डिसएडवांटेजेस है कि प्री हीटिंग ऑफ रिवेट्स इज नेसेसरी, यानी कि अगर हमें रिवेट्स कनेक्शन यूज करने हैं तो हमें इसे प्री हीट करना पड़ेगा, जो कि एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। द प्रोसेस इज नॉइजी, ये जो प्रोसेस होता है क्योंकि हम हैमर कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस हो जाता है ये नॉइजी हो जाता है। स्किल्ड लेबर इज नीडेड फॉर इंस्पेक्शन, अब आपने इसका इंस्टॉलेशन तो कर दिया, अब आपको इसके इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि जब बाद में वो जो कनेक्शन सही से हुआ है कि नहीं, जैसे कि आपका इस तरीके से रिवेट जॉइंट है और आपने इसे बैक एंड से, यानी कि ये जो प्लेन एंड है इससे हैमर किया है, तो कहीं ये हैमरिंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग कहीं ये ब्रेक तो नहीं हो गया है, यानी कि ये जो जॉइंट आपको बनाना था वो बना है कि नहीं, ये इंस्पेक्शन के लिए हमें बाद में स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। ओके, सो लेबर कॉस्ट आर हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड ग्रेटर द नंबर, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ रिवेट्स चाहिए होते हैं टू सपोर्ट लोड वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमारे रिवेट कनेक्शंस यूज नहीं होते हैं स्ट्रक्चर में, और क्यों नहीं होते हैं उसका मेन रीजन यही है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रिवेट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं टू सपोर्ट द लोड, जितना उसमें आना है वो बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमें उसमें होल्स जो है प्लेट में वो ज्यादा करने पड़ते हैं। इस वजह से हम रिवेट कनेक्शंस के बजाय बोल्टेड कनेक्शंस, रिवेट कनेक्शंस की जगह हम बोल्टेड कनेक्शंस आज के टाइम पे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिवेटेड कनेक्शंस और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज बोल्टेड कनेक्शन। तो बोल्ट आपने देखा होगा, तो जब हम कनेक्शन के लिए इस तरीके का बोल्ट यूज करते हैं, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जब हम इस तरीके का बोल्ट यूज करते हैं तो उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, bolted connection. So a bolted connection is a type of structural joint that uses bolts, nuts and sometimes washers to fasten two or more structural member together. तो bolted connection एक टाइप का structural joint है, यानी कि जो आपके structural members को join करने के लिए use हो रहा है। इसमें हम क्या क्या use करते हैं, इसमें हमारे पास होता है एक bolt, एक होता है nut, और कभी कभार हम इसमें वॉशर भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपकी पतली एक मेटल मतलब पतली आपकी वॉशर ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा। तो कभी कभी हम इसमें वॉशर भी यूज करते हैं टू फास्टन यानी कि कनेक्ट करने के लिए टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर। तो किस तरीके से दिखता है आपका बोल्ट, तो आपके बोल्ट में एक होता है बोल्ट हेड जिसका कुछ रेडियस होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं शैंक,
और इसका जो आगे ये जो शैंक है इसे थ्रेड कर देते हैं। थ्रेड जहां पे आपका नट रोल होता है और टाइट होता है, ठीक है। तो ये शैंक वाले जो पोर्शन है इसकी लेंथ को हम कहते हैं ग्रिप लेंथ, और ये वाली जो थ्रेडेड पोर्शन की जो आपकी लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड लेंथ। और ये जो आपकी ओवरऑल लेंथ है इसे हम कहते हैं नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पे आपका ये थ्रेडेड पोर्शन एंड हुआ है इसे हम कहते हैं रन आउट। ये जो शैंक के जस्ट बाद आपका ये जो थ्रेडेड पोर्शन स्टार्ट होता है इसे हम कहते हैं रन आउट, ठीक है। तो ये हो गया नट के, बोल्ट एंड नट के बारे में। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो the first advantage is less manpower required compared to riveted connection। तो इसमें हमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू रिवेटेड कनेक्शन। सेकेंड, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर मच स्ट्रोंगर देन रिवेट्स रिक्वायरिंग फ्यूअर फास्टनर्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो हमारे बोल्टेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ होती है वो हायर होती है हमारे रिवेटेड कनेक्शन की, और इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ कनेक्शंस रिक्वायर होता है टू सपोर्ट द लोड वो कम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो कनेक्शंस, हमें जो नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, यानी कि ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। टाइटनिंग बोल्ट्स एंड नट इज मच साइलेंट कंपेयर टू रिवेटिंग विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हैमरिंग। अब हमारे नट और बोल्ट के इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो साइलेंट होता है, यानी कि उसमें नॉइज, जैसे कि हम रिविट को हमें हैमर करना पड़ता है जिससे कि बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो उसके कंपेयर में हमारा जो नट एंड बोल्ट से जो हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं वो बहुत कम नॉइस में या साइलेंट एज कंपेयर्ड, अगर हम बोले तो ऑलमोस्ट साइलेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद बोल्टिंग इज अ कोल्ड प्रोसेस, हेंस देयर इज नो रिस्क ऑफ फायर। अब जैसे कि हमने देखा था कि रिवेटिंग करने से पहले जो रिवेट्स होते हैं उसे हम प्री हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल्ट के साथ ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बोल्ट को हम जो प्री हीट नहीं करते, तो जो हमारा बोल्टिंग है ये कोल्ड प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क ऑफ फायर होता है वो यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज बोल्ट कैन बी रिमूव्ड, रिप्लेस्ड एंड रीटाइटेंड इजीली इन केस ऑफ फॉल्टी बोल्टिंग और डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट और हजार्ड। तो अब हमारे बोल्ट का एडवांटेज ये है कि हम बोल्ट को कभी भी, जैसे कि आपके पास इस तरीके से बोल्ट और नट है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये कनेक्शन गलत हो गया है, तो आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन लूज है तो आप इसे और टाइट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये यहाँ पे अगर ये किसी तरीके से इसमें बोल्ट के कनेक्शन के टाइम अगर कुछ फॉल्ट हो गया हो तो वो इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लेसर स्ट्रेंथ इन एक्सियल टेंशन बिकॉज द नेट एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड इज लेस। तो इसमें कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ होती है एक्सियल टेंशन में वो कम होती है हमारे बोल्टेड कनेक्शन की, ड्यू टू लेस एरिया एट रूट ऑफ द थ्रेड। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो रूट ऑफ द थ्रेड है, यानी कि यहाँ पे आपका एरिया अचानक से कम हो रहा है। तो एरिया जब आपका अचानक से कम हो रहा है, देखिए आप क्लियरली यहाँ देखेंगे तो अभी आपका ये वाला जो शैंक एरिया है ये ज्यादा है, ठीक है। अब ये थ्रेडेड पोर्शन में सडनली जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका एरिया कम हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द थ्रेड। तो रूट ऑफ द थ्रेड में आपका एरिया कम होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ वहां पे कम हो जाती है। इसकी वजह से एक्सियल फोर्स यानी कि एक्सियल टेंशन, यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से दो प्लेट्स हैं जिसे आप कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें
टेंशन फोर्स लग रहा है, तो आपका ये जो नट है इसके ये रूट ऑफ द थ्रेड से फेल करने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। सेकेंड, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ अंडर वाइब्रेटरी लोड्स इफ द कनेक्शंस गेट लूज्ड। और जैसे कि हमें पता है कि इसमें ये जो बोल्ट होता है इसमें हम इसे नट से टाइट करते हैं, तो अगर हमारा वाइब्रेटरी लोड है, अगर हमारा जैसे कि ब्रिजेस में होता है वाइब्रेशंस आती हैं ड्यूरिंग जब आपकी गाड़ियां चलती हैं तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर आपका ये बोल्टेड कनेक्शंस लूज है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। थर्ड इज लेसर स्ट्रेंथ फॉर अनफिनिश्ड बोल्ट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर। तो अनफिनिश्ड बोल्ट क्या होता है, आपका एक टाइप होता है बोल्टेड कनेक्शन का, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है कम होती है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर, क्योंकि इसका नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है और अफेक्ट्स द आर्किटेक्चरल लुक। तो बोल्टेड कनेक्शन से जो आपका स्ट्रक्चर का लुक है वो थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आपको वो क्लियरली विजिबल होते हैं आपके इस तरीके से कनेक्शंस, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और बाकी हम बोल्टेड कनेक्शन क्यों प्रेफर करते हैं ओवर रिवेटेड कनेक्शन, तो उसका मेजर जो नोट है वो ये है, सो मोर नंबर ऑफ rivets are required to create connection, the number of holes required will be more in plate, hence reducing the strength of plate, whereas in bolting less holes are required। अब जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जैसे कि मुझे दो प्लेट को कनेक्ट करना है, तो हम उसमें रिवेटिंग एंड बोल्टिंग करने के लिए हम उसमें कुछ होल्स बनाएंगे जहां पे ये आपके रिवेट्स एंड बोल्ट्स जाएंगे। ओके, तो जो हमारे रिवेट कनेक्शंस होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ज़्यादा होते हैं, जिससे कि हमारे प्लेट में होल्स ज़्यादा होंगे और जिससे हमारे ये जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम उसी की जगह बोल्टेड कनेक्शन यूज़ करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इससे हमारे जो प्लेट की स्ट्रेंथ है वो उतनी कम नहीं होती, इसलिए अभी हम बोल्टेड कनेक्शन का ही ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बोल्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शैंक टाइप हम बोल्टेड को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, अनफिनिश्ड, और इसी को हम ब्लैक बोल्ट्स भी बोलते हैं, और सेकेंड जो होता है हमारा टर्न्ड बोल्ट्स होता है, पर ये अनफिनिश्ड एंड टर्न्ड बोल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एंड सेकेंड हमारा जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बोल्ट है वो है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ओके, सो क्या होता है अनफिनिश्ड बोल्ट? सो अनफिनिश्ड बोल्ट्स आर कॉल्ड ऑर्डिनरी, कॉमन, रफ और ब्लैक बोल्ट्स। तो अनफिनिश्ड बोल्ट को हम ऑर्डिनरी, कॉमन या रफ और ब्लैक बोल्ट्स भी बोलते हैं। सो दे आर यूज फॉर लाइट स्ट्रक्चर्स, ये हमारे लाइट स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, हम हैवी स्ट्रक्चर्स में अनफिनिश्ड बोल्ट्स यूज नहीं करते। और ये हमारे स्टैटिक लोड्स में, जहाँ पे हमें स्टैटिक लोड लग रहा होता है वहां पे हम यूज करते हैं। डायनेमिक या वाइब्रेटरी लोड जहाँ पे हमारे आ रहे होते हैं वहां पे हम अनफिनिश्ड बोल्ट्स को यूज नहीं करते। सो दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर कनेक्शन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड, वाइब्रेशंस एंड फटीग। फटीग होता है आपका कंटिन्यूअस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप का जो लोड आपके स्ट्रक्चर में आता है उसे हम फटीग कहते हैं। बोल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लो कार्बन रोल्ड स्टील सर्कुलर रॉड्स परमिटिंग लार्जर टॉलरेंस। तो आपका ये जो अनफिनिश्ड बोल्ट होता है ये लो कार्बन स्टील से रोल किया जाता है, ये एक तरीके का सर्कुलर रॉड होता है। The connections with unfinished bolts are designed in a similar way as all the riveted connections. Expect that the permissible stresses are reduced to account for tolerance provided on shank and threaded portion of the bolts। यानी कि होता क्या है कि आपका ये जो अनफिनिश्ड बोल्ट होता है ये रफ बोल्ट्स होते हैं और ये जो बने होते हैं लो कार्बन स्टील से बने होते हैं, और इसमें ये
ये जो इसका डिजाइन होता है ये आपके बोल्ट के जैसा ही होता है। तो जैसे आपने कुछ पतले बोल्ट्स देखे होंगे तो उस तरीके के अनफिनिश्ड, यानी कि इसमें कोई कोटिंग नहीं होती, इस तरीके के जो बोल्ट्स होते हैं ये हमारे अनफिनिश्ड बोल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज और इसका ये जो हेड होता है ये सर्कुलर होता है। ओके, नेक्स्ट इज टर्न्ड बोल्ट्स। सो दिस आर सिमिलर टू अनफिनिश्ड बोल्ट, ये भी हमारे अनफिनिश्ड बोल्ट की तरह होते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका जो that the shank of these bolts is formed of the hexagonal rod, यानी कि जो इसका शैंक होता है ये hexagonal rod से बना होता है, बस इसमें यही डिफरेंस है। अदरवाइज ये दोनों अनफिनिश्ड बोल्ट सिमिलर होते हैं और आपका ये जो अनफिनिश्ड बोल्ट होता है ये सर्कुलर रॉड होती है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बोल्ट इज हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स, जो कि हम हमारे मोस्टली डिजाइनिंग में यूज करते हैं। सो दिस आर मेड फ्रॉम द बार्स ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, ये हमारा मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है और देयर हाई स्ट्रेंथ इज अचीव्ड थ्रू द क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग प्रोसेस और बाय अलाउिंग स्टील। तो क्वेंचिंग क्या होता है, आपका कूलिंग प्रोसेस होता है, हम बार बार ये जो बोल्ट होता है इसको कूल करते हैं ताकि इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थ्रू आउट बैलेंस रहे। ओके, तो ये एक तरीके का हमारा हाई स्ट्रेंथ, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये इसमें इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है और इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा होता है। सो ये हमारे डिजाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास बोल्ट अवेलेबल है तो ये आपका शैंक वाला पोर्शन है जिसमें ये इस पोर्शन में किसी तरीके का थ्रेड नहीं है और ये वाले पोर्शन में आगे आपका थ्रेड है। तो अगर आप एरिया ऑफ शैंक की बात करें नॉन थ्रेडेड पोर्शन की, तो यहाँ का अगर एरिया हम ए कंसीडर करते हैं तो आप ही देख के बताइए क्या ये वाले पोर्शन का एरिया इससे ज्यादा होगा या कम होगा। ओके, सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का थ्रेड नहीं बना हुआ है तो ये वाले पोर्शन का एरिया ज्यादा है और ये जो थ्रेडेड पोर्शन है इसका एरिया कम है। पर कितना कम है? सो जो हमारे ये जो थ्रेडेड पोर्शन का एरिया होता है ये वाले पोर्शन के एरिया का 0.78 टाइम्स होता है। ओके, अब आगे है हमारा टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट। अब किसी भी दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम किस तरीके से मेंबर्स को प्लेस करते हैं ताकि हम उसमें बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो आपका एक होता है, आपके पास दो टाइप्स के बोल्टेड जॉइंट्स अवेलेबल होते हैं एक्सियल फोर्स को कैरी करने के लिए। एक आपका होता है लैप जॉइंट। लैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से रखा होता है, उसे हम कहते हैं लैप जॉइंट। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं आपके पास एक प्लेट है और उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट कुछ इस तरीके से रख दी गई है और इन दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ओके, और इसमें कुछ इस तरीके से एक्सियल लोड लग रहा है, तो इस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं? लैप जॉइंट। अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो ये आपकी एक प्लेट हो गई। मैं एक मिनट आपको और ठीक से बताती हूँ। तो जैसे कि अगर हम इसे फ्रंट से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अगर हम इसे टॉप से देख रहे हैं यानी कि ऊपर से देख रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी एक प्लेट जो कि आपको ऊपर से दिखाई देगी और ये हो जाएगी आपकी दूसरी प्लेट जिसका सिर्फ इतना पोर्शन आपको ऊपर से दिखेगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप सिर्फ एक लाइन में होल्स कर रहे हैं और बोल्ट उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट्स। अगर हम इस लैप जॉइंट में दो लाइंस ऑफ बोल्ट कनेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल बोल्टेड लैप जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास जॉइंट अवेलेबल होता है ये होता है बट जॉइंट। तो बट जॉइंट क्या होता है? जब हम दो मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। ओके,
तो उस तरीके के जॉइंट को हम कहते हैं बट जॉइंट। तो बट जॉइंट आपको करने के लिए जब आपके पास इस तरीके से दो मेंबर्स हैं और आपको इसे एंड टू एंड कनेक्ट करना है, तो बोल्टेड कनेक्शन या रिवेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको इसके ऊपर एक प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट होंगे। ओके, तो एक अब आपका ये आपके दो मेंबर्स हो गए जिसे आपको कनेक्ट करना है, और उसे कनेक्ट एंड टू एंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसमें कुछ इस तरीके से एक्सियल लोड आएगा। ओके, तो अगर आप सिर्फ एक प्लेट यूज कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं सिंगल कवर। ठीक है, अब सिंगल कवर हो गया ये। अब अगर आपने सिर्फ एक लाइन पे इस दोनों प्लेट के में सिर्फ एक एक लाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर। ओके, अगर सिंगल प्लेट है आपके पास तो ये अगेन हो जाएगा सिंगल कवर, और अगर ईच प्लेट में आपने डबल लाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल बोल्टेड, एंड सिंगल कवर है तो सिंगल कवर। अब नाउ अगर हमने इसे कनेक्ट करने के लिए इसके टॉप और बॉटम दोनों तरफ एक प्लेट प्रोवाइड किया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल कवर। ओके, अगेन अगर हमने सिंगल सीरीज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बोल्टेड, और कवर आपके पास दो है तो डबल कवर, और अगर दो सीरीज ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस है तो क्या हो जाएगा, डबल बोल्टेड डबल कवर। ओके, तो इतनी बातें आई होप आप लोग को समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट है हमारा, तो अब आपने देख लिया कि क्या होता है बोल्ट। तो अब आपके पास जो बोल्ट्स अवेलेबल होते हैं वो डिफरेंट डायमीटर्स में अवेलेबल होते हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, ये आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं डिफरेंट डायमीटर्स के। ओके, तो जो हम डिफरेंट जो बोल्ट्स होते हैं इसे हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रेड्स ऑफ स्टील, जैसे आपने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पढ़े होंगे M20, M30, M25, M40, उसी तरीके से हमारे ग्रेड्स ऑफ स्टील भी होते हैं, ग्रेड्स ऑफ बोल्ट होते हैं, जैसे कि M3.6, M4, M16, M30। तो इस तरीके से हमारे बोल्ट्स के भी ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास डिफरेंट डायमीटर ऑफ बोल्ट, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ बोल्ट होता है। अब अगर हमें एक प्लेट में बोल्ट को इंसर्ट करना है तो हमें उसमें एक होल ड्रिल करना पड़ेगा। तो ये जो होल का डायामीटर है, क्या ये आपके बोल्ट के डायामीटर के बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए? आप बताइए कि आपके बोल्ट का डायामीटर अगर मैं कह रही हूं कि 5 mm है तो उसे अगर आपको इस होल में इंसर्ट करना है तो इसका डायामीटर कितना होना चाहिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमें डायामीटर चाहिए होगा वो इसके डायामीटर से ज्यादा चाहिए होगा। तो वो कितना ज्यादा होना चाहिए ये हमें बताता है हमारा IS 800 2007 में टेबल नंबर 19 क्लियरेंस फॉर फास्टनर होल्स। तो ये जो आपका डायामीटर एक्स्ट्रा होता है उसे हम कहते हैं क्लियरेंस। ओके, तो अगर आपके जो बोल्ट का डायामीटर है अगर वो 12 to 14 है तो आपको जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस इन डायामीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट जो चाहिए होता है वो 1। अब देखिए आपका यहाँ पे कुछ बोल्ट है जिसका कुछ डायामीटर है जिसे हम कहते हैं D डायामीटर ऑफ बोल्ट, और यहाँ पे ये जो D0 है ये इंडिकेट कर रहा है डायामीटर ऑफ बोल्ट होल। तो ये किसके बराबर होता है? इसे हम D0 से इंडिकेट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? डायामीटर ऑफ बोल्ट प्लस
क्लियरेंस। तो ये क्लियरेंस हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें इस टेबल से मिलता है। तो अगर आपके बोल्ट का डायामीटर 12 टू 14 है तो आपका ये क्लियरेंस कितना होता है 1। अगर आपका बोल्ट का डायामीटर 16 टू 22 होता है, में है ये यूनिट, तो आपको जो क्लियरेंस प्रोवाइड करना होता है वो होता है 2 अगर आपका बोल्ट का डायामीटर होता है 24 तो भी आपका क्लियरेंस कितना होता है 2 और अगर आपके बोल्ट का डायामीटर 24 से भी ज्यादा है तो ये जो क्लियरेंस होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं 3 ओके। तो जैसे कि अगर आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपका बोल्ट का डायामीटर है 16 और उसमें हम कितना क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे 2, यानी कि जो हमारा बोल्ट का जो होल होगा वो हमें कितना बड़ा बनाना पड़ेगा 18 होगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड क्लियरेंस। अगर हमें ओवर साइज क्लियरेंस डिजाइन करना होगा तो वो जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं वो तो हम डायामीटर में ये वाली वैल्यूज ऐड कर देंगे तो हमें ओवर साइज्ड क्लियरेंस मिल जाएगा। अगर हमारे पास शॉर्ट स्लॉटेड हमें होल करना है, आप देख सकते हैं इस तरीके का शेप, अगर आपको इस तरीके का शेप होल करना है जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट स्लॉटेड, तो क्लियरेंस की वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। और अगर आपको लॉन्ग स्लॉटेड होल क्रिएट करना है तो आपको जो क्लियरेंस प्रोवाइड करना होगा वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से हमें समझ आ गया डायामीटर ऑफ बोल्ट एंड डायामीटर ऑफ बोल्ट होल एंड डाया ऑफ बोल्ट होल। और ये हमें कैसे मिलेगा डायामीटर ऑफ बोल्ट होल, ये भी हमें पता चल गया कि जो भी हमारा डायामीटर ऑफ बोल्ट होगा उसमें हम इस आईएस कोड से देख के उसमें हमें कितना क्लियरेंस प्रोवाइड करना है वो ऐड कर देंगे तो हमें डायामीटर ऑफ बोल्ट होल मिल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो अब आपके पास बोल्टेड जॉइंट में किस किस चीजों को हम क्या कहते हैं, तो एक एक करके चलिए समझते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डबल एक कनेक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास अगर हम इसी फिगर को देखें तो डबल कनेक्टेड डबल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। और इसमें यहाँ पे आपका अगर हम इसे सामने से देखें तो यहाँ पे हमें कुछ बोल्ट्स दिख रहे हैं। ओके, और हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों प्लेट में 4 होल्स किए हुए हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा एज डिस्टेंस। तो ये जो सारी चीजों की डेफिनेशन आपके आईएस कोड आईएस 800 2000 में दी हुई है। और यहाँ पे ये जो मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है ये आपके आईएस कोड का क्लॉज नंबर है जहाँ पे आपको ये सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले है हमारा एज डिस्टेंस। तो क्या होता है एज डिस्टेंस, चलिए पढ़ते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फास्टनर होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ एन एलिमेंट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें जो लोड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो इसमें कहा गया है कि जो आपका एज डिस्टेंस होता है वो होता है सेंटर ऑफ द फास्टनर होल टू द नियरेस्ट एज। इसके कोई से भी जो नियरेस्ट एज होगा यानी कि कोना होगा उसके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डिस्टेंस होगा जिसे हम क्या कहते हैं एज डिस्टेंस। नेक्स्ट इज आर एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस किसे कहते हैं, distance from the center of the fastener hole to the edge of an element measured parallel to the direction of load transfer। तो जो लोड ट्रांसफर के डायरेक्शन में हम एज से सेंटर ऑफ द होल जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एंड डिस्टेंस। तो ये हो गया, मतलब कि आपके पास इस तरीके से कोई प्लेट है और उसमें ये आपका होल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं एज डिस्टेंस, और यहीं से जो आपका पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा होगा उस डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, इसे तो हम कहते हैं एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट इज गेज। अब आपका गेज क्या होता है? गेज आपका होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फास्टनर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लोड। ठीक है, तो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है? ट्रांसवर्स यानी आपका जो लोड लग रहा है उसके 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सो द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल लाइंस ऑफ द फास्टनर, टू ये आपके दो एडजेसेंट फास्टनर्स हो गए, उसके ट्रांसफर लोड लगने के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं गेज। लास्ट इज पिच। तो पिच क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फास्टनर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोड और स्ट्रेस। तो जिस डायरेक्शन में लोड या स्ट्रेस लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव फास्टनर्स के फास्टनर होल्स के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं पिच। अब हमें ये पता चल गया ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। अब इनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए? तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए ये भी हमें बताता है हमारा IS 800 2007। तो पिच और गेज के लिए जो हमारा मिनिमम स्पेसिंग होती है ये सेम होती है, और ये कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फास्टनर्स शैल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायामीटर ऑफ फास्टनर। तो ये कह रहा है कि जो आपका मिनिमम स्पेसिंग होती है यहाँ और यहाँ की, ये कम नहीं होनी चाहिए 2.5 डायामीटर ऑफ द फास्टनर। तो अगर मैं कहूँ कि आपके फास्टनर का डायामीटर है 16 mm, तो आपकी ये जो मिनिमम स्पेसिंग है ये कम नहीं होनी चाहिए 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 mm। इससे कम ये जो स्पेसिंग है कम नहीं होनी चाहिए। अब ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम स्पेसिंग हमें पता चलती है IS कोड के क्लॉज नंबर 10.2.3 में। उसमें फर्स्ट हमारा दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ बैक टू बैक टेंशन मेंबर वेयर द मेंबर्स एडजेसेंट टू फास्टनर्स शेल नॉट एक्सीड 32T or 300 mm, whichever is less, where T is the thickness of the thinner plate। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 32T। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपके 4 प्लेट्स कनेक्टेड हैं, तो इन सब के डायामीटर अलग हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसका डायामीटर है 5 mm, सॉरी थिकनेस है 5 mm, इसकी थिकनेस भी है 5 mm, और आपकी अपर प्लेट की थिकनेस है 2 mm, और आपकी बॉटम प्लेट की थिकनेस भी है 2 mm। तो आपको यहाँ पे ये जो थिकनेस कंसिडर करनी होती है ये कौन सी कंसिडर करनी होती है? जो मिनिमम हो। ठीक है, तो 32 इंटू यहाँ पे हम करेंगे 2, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 64 mm। या तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये या तो ये क्या हो सकती है? आइदर 32T और 300 mm, जो भी कम है। तो अगर इसकी थिकनेस, चलिए या तो इसे 15 mm, 12 mm, 12 mm और इस तरीके से ले लेते हैं। तो अगर इसे हम 12 कंसीडर कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 384 mm। तो हमें ये जो मैक्सिमम गेज लेना होता है ये क्या लेना होता है? मिनिमम ऑफ दीज टू। तो मिनिमम क्या होगा? इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 300 mm। तो जो मैक्सिमम गेज की जो हम स्पेसिंग लेंगे वो होगा हमारा 300 mm। ओके, नेक्स्ट इज पिच। तो मैक्सिमम पिच कितना हो सकता है? सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट फास्टनर पिच इन अ लाइन लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो आपको आपके IS कोड में इस तरीके से दिया हुआ है मैक्सिमम स्पेसिंग
फिर डायरेक्ट आपके क्लॉज दिए हुए 2.3.1 एंड 2.3.2। तो वहां पे आपको समझना कैसे होगा कि कौन सी गेज के लिए है और कौन सा पिच के लिए है। तो देखिए पिच में आपका क्लियरली मेंशन है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट फास्टर लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस में डिस्टेंस है यानी कि पिच, वो कितना होना चाहिए, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16t या 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम आएगी। और अगर हमारा ये कंडीशन तब है जब हमारा मेंबर टेंशन में है, यानी कि जब हम दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो लोड लग रहा है वो किस तरीके का है, टेंशन, तो उसके लिए हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। और अगर हमारा मेंबर कंप्रेशन में है यानी कि उसमें जो लोड लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, तो ये जो हमारा जो पिच होता है वो हम कितना लेंगे, 12t और 200 mm विच एवर इज लेस, मतलब इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम आएगी उसे हम लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अब हमारा ये तो हो गया गेज एंड पिच। नेक्स्ट इज एज एंड एंड डिस्टेंस। तो अब ये एज और एंड डिस्टेंस भी कितना मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए। सो द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल to the nearest edge of the plate shall not be less than 1.7 times the whole diameter। ठीक है, तो और in case of shared और hand flame cut edge और 1.5 times whole diameter in case of rolled machine flame cut। तो अगर आपका hand flame cut है तो ये जो वैल्यू होती है, जो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है एज और एंड डिस्टेंस की, ये किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.7 टाइम्स द डायामीटर, होल डायामीटर, यानी कि डी नॉट से ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए अगर आपका हैंड फ्लेम है जो कट उसमें फॉर्म हुआ है। अगर आपका ये मशीन फ्लेम्ड है तो ये कितना होगा, 1.5 डी नॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया मिनिमम। अभी मैक्सिमम कितना हो सकता है, सो द मैक्सिमम एज डिस्टेंस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ फास्टनर्स फ्रॉम एन एज ऑफ एनी अनस्टीफन्ड पार्ट शुड नॉट एक्सीड 12 into t into e, वेयर ये जो आपकी e की वैल्यू है ये कितनी होगी, रूट ओवर 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई। यहां से हमें E की वैल्यू मिल जाएगी और ये जो T क्या इंडिकेट कर रहा है, थिकनेस ऑफ थीनर प्लेट। तो हमें ये जो T लेना होता है थीनर आउटर प्लेट, यानी कि ये जो बाहर आपकी आउटर प्लेट है इसमें से जिसकी भी थिकनेस कम होगी उसकी थिकनेस हमें यहाँ पे लेनी होती है। और E की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, रूट ओवर 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई। तो माइल्ड स्टील के लिए आपकी एफ वाई की वैल्यू कितनी होती है, 250। तो यहाँ आप 250 अपॉन 250 करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 इंटू थिकनेस ऑफ थीनर प्लेट, उससे ज्यादा आपकी एज डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने बोल्टेड कनेक्शन और उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बोल्टेड कनेक्शंस डिजाइन करना सीखेंगे। और ये सारी जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एज डिस्टेंस क्या होता है, पिच क्या होता है, गेज क्या होता है और ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इसकी क्या होती हैं। और ये सारी चीज़ें आपको IS कोड में दी हुई है, IS 800/2007, तो आप बिल्कुल वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपको स्टील डिजाइनिंग के लिए आपके पास IS 800/2007 बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी ही आप ये सब्जेक्ट समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिजाइनिंग के लिए आपके पास बिल्कुल IS 800/2007 होना ही चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर से हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे बोल्टेड कनेक्शन की। तो आज का लेक्चर आपका यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।